और चलिए सीधा रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, वहां पीसी हो रही है, क्या कुछ करें। राजेंद्र राठौड़ आपको सुनवाते हैं। पूरा करने के लिए एसीबी और एसओजी का इस्तेमाल करें। हाल ही में एसीबी में एक एफआईआर नंबर 229/2021 दर्ज हुई है। इस पूरी एफआईआर की बुनियाद में सिवाय राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है और पहली बार इस प्रतिशोध का कोपभाजन बनाने के लिए कोशिश की गई है एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को। लगभग एक शताब्दी का अपना कार्य पूरा वो संगठन कर रहा है देश निर्माण में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। और उसके साथ साथ जब जब देश में विपदा आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने राष्ट्र सेवा के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इस वैश्विक महामारी के अंदर भी पूरे राष्ट्र के अंदर लाखों स्वयंसेवक अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर जन सेवा में जुटे। आज अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे संगठन पर निशाना साधने का कुत्सित प्रयास राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी कर रहे हैं। ये सौदा उनको महंगा पड़ेगा। हमें सदन से सड़क तक और उस पूरे अन्याय के विरुद्ध में बिगुल बजा देंगे। ये पहला मौका है जब एसीबी ने एक ऐसा प्रारंभिक जांच को एफआईआर में तब्दील की है जिसमें कोई परिवादी नहीं है, जिसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। एक कूटरचित ऑडियो वीडियो के आधार पर इस प्रकार का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ देश के कानून में कोई भी संज्ञेय अपराध तब दर्ज किया जाता है जब सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अनुसार जो अव्यय तय किए गए हैं, जो कंपोनेंट तय किए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स तय किए गए हैं, उनका जब तक पूरा नहीं होने हो तब तक इस प्रकार का मुकदमा, आपराधिक मुकदमा किया नहीं जाता। और उसमें पहला है कि किसी अपराध के बारे में किसी पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई परिवाद हो या किसी व्यक्ति की विश्वसनीय सूचनाएं हो या कोई युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता हो। मैं समझता हूं कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर की बुनियाद के अंदर जो बीवीजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे, जिनके तथाकथित कूटरचित वीडियो ऑडियो के बाद में खुद उन्होंने व्यक्ति से मीडिया के सामने और वैसे भी लिखित रूप में ये कहा कि उनकी संस्था, जिस संस्था के प्रतिनिधि वो प्रदेश में हैं, किसी भी प्रकार के लेन देन की बात उनकी किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से हुई नहीं है। सारी बातें कूटरचित है। उसके बाद भी मुकदमा दायर करना यह हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ ये पहला मौका होगा जब अप्रमाणिक सोर्स के आधार पर, कूटरचित ऑडियो वीडियो के आधार पर, और वो ऑडियो वीडियो जिसकी जांच जब राजस्थान एफएसएल में की गई तो उसमें आया था डिसकंटिन्यू है, ये अनकंक्लूसिव है। ये डिसकंटिन्यू और अनकंक्लूसिव होने के बाद भी अगर इसकी जांच से एजेंसी संतुष्ट नहीं होती तो सेंट्रल एफएसएल कमेटी के सेंट्रल एफएसएल के अंदर
वो जांच के लिए भेज सकती थी, पर एक शेड्यूल तेलंगाना में भेजा गया। तेलंगाना में ऐसी क्या बात थी कि उसकी एफएसएल के अंदर पुनः जांच के लिए भेजा गया। आज एक सवाल ये है कि क्या राजस्थान की एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर जब संतुष्ट नहीं हुए तो आज तक जो परिपाटी रही है, केंद्रीय जो एफएसएल है, सेंट्रल एफएसएल है, उसमें भेजा जाता है ये तेलंगाना की एफएसएल कहाँ से आ गई। और विशेष तौर पर जैसे मैंने कहा कि एफआईआर नंबर 229/2021 जिसके माध्यम से सरकार ने हिमाकत की है एक राष्ट्रवादी संगठन के विरुद्ध में आरोप लगाने की, आज तक कोई परिवादी सामने नहीं आया। किसी को किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ न तो दिया गया और न ही किसी ने अनुचित लाभ लिया, और उसके बाद भी ये इस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई। हाल ही में सरकार ने जीएस संधू जो एकल पट्टा के अंदर मुख्य आरोपी थे, जिनके विरुद्ध में एफआईआर नंबर 422/2014 दर्ज हुई थी, 2200 पेजों की चार्जशीट पेश की गई, जिनको मुख्य सचिव स्तर की सारी परिलाभ देकर उनको विशिष्ट तौर पर सलाहकार नियुक्त किया गया। सरकार ने सक्षम न्यायालय के अंदर जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओम प्रकाश सैनी, इनके विरुद्ध में मुकदमा वापस लेने के लिए एक दरखास्त दी है। उस दरखास्त में जो बातें उन्होंने लिखी है, मुकदमा वापस क्यों लिया जाए, उनमें लिखा है कि सरकार को तथा जेडीओ को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। ये आधार ये मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार ने हाल ही में न्यायालय को दिया और ये कहा कि सरकार तथा जेडीए को इस एकल पट्टा प्रकरण में किसी प्रकार का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। मूल लीज होल्डर, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मूल लीज होल्डर ने जेडीए में या एसीबी में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की। जिस प्रकार इसमें भी बीवीजी कंपनी के किसी व्यक्ति ने एसीबी में कोई शिकायत नहीं दी, उसी तरह आधार ले रहे हैं। हाल ही में जो इन्होंने एक एफिडेविट पेश किया है मुकदमा वापस लेने के लिए, और राज्य के अधिकारियों को कोई लाभ प्राप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं है, और जमीन अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इस आधार पर उन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए अभी हाल में कोर्ट के अंदर मामला भेजा है। मैं समझता हूं कि लेने के बाद दूसरे और देने के बाद दूसरे, ये लोकतंत्र के अंदर जहाँ कानून का राज है चलेंगे नहीं। एक बात नहीं है जिसको उपकृत करना होता है सरकार के मुखिया को, उसको भरपूर तरीके से उपकृत करते हैं। आप सब लोगों ने आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा की बात और उन पर दर्ज वो गरीबों के गेहूं में घोटाला करने का मामला, और जब वो रजिस्ट्रार थी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में, तो तब समय के तत्कालीन डीजीपी जो आज आरपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी ने उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई 2 करोड़ के घोटाले की। और मैं समझता हूं आज वो ही निर्मला जी आज निर्देशक इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में इसी सरकार ने उन्हें पदस्थापित किया है। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। यही नहीं, पूर्ववर्ती समय में विधानसभा में जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर 115 असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्जी भर्ती का मामला गूंजा। तत्कालीन सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दसोरा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने कहा कि इसके अंदर 34 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो योग्यता जो प्रस्तावित की गई थी उन योग्यता को भी धारण नहीं करते, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और इसी बार सरकार में आने पर गहलोत साहब ने उनको उपकृत किया और उन सब लोगों को रेगुलाइज करने का काम किया। ये कई नमूने हैं, इसी प्रकार के और भी नमूने हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो ऑडियो जिसकी जांच स्टेट एफएसएल में की, उस स्टेट एफएसएल की बात को
सरकार को साफ कहना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या उसकी रिपोर्ट आई थी, और फिर तेलंगाना के अंदर FSL के अंदर सिर्फ तेलंगाना में क्यों भेजा गया, और भी पड़ोसी दूसरे थे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों के संज्ञान में होगा, ये सरकार जब अपनों के द्वारा ही सरकार को घेरा गया था, सरकार की चूल्हें जब हिली थी, सरकार जब संगीनों के पहरों में 5 सितारा होटल में कैद हो गई थी, उस समय मुख्यमंत्री जी के OSD के द्वारा कुछ ऑडियो वीडियो जारी किए गए थे। उन ऑडियो वीडियो के आधार पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 4 मुकदमे दर्ज करवाए। चारों मुकदमे का FIR नंबर है 47/2020। ये 10/7/2020 को दर्ज किया गया, और इसी मुकदमे के आधार पर 13/7/2020 को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 16 विधायकों को नोटिस दिया गया कि आप आओ और इस जांच के अंदर अपने नमूने भी दो, और जांच के लिए आप उनको तलब किया गया। और दूसरी FIR 48/2020 दर्ज की गई। इसमें भंवरलाल जी शर्मा जो सत्तारूढ़ दल के विधायक है, उनके एक ऑडियो को लेकर की गई। और एक FIR 49/2020 जिसमें तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की वार्तालाप संजय जैन से के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। और एक 129/2020 ACB में उन्हीं सेक्शन 7, 7A और 8 और 120B जो अब इस FIR में लगाए गए उसके आधार पर दर्ज की गई। अब ये चारों FIR जो मैंने पढ़कर सुनाई है, अफसोस इस बात का है कि सरकार ने न्यायालय में FIR प्रस्तुत करवाई जो एजेंसी के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि हमें प्रमाणिक सोर्स मालूम नहीं पड़ा कि इस ऑडियो वीडियो को किसने बनाया और किसने जारी किया। ऑडियो वीडियो के आधार पर जब तक प्रमाणिकता नहीं हो तब तक मामले को आगे चलाया नहीं जा सकता। सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए पहले उनके विरुद्ध 4 मुकदमे बनाए, और फिर इसी सरकार ने उन्हीं चारों मुकदमों में वीडियो ऑडियो की ऑथेंटिसिटी के नाम पर उन्हें वापस लेने का काम किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि लेने के बाद दूसरे और देने के बाद दूसरे, इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज कांग्रेस पार्टी के मुखिया, संगठन के मुखिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कहते हैं कि इसके अंदर गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो मैं भी मांग करूंगा कि जिन मुकदमों में, जिन ऑडियो वीडियो के आधार पर सरकार ने अपने सहयोगियों के विरुद्ध में मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें 16 विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसमें मुलजिम बनाए गए FIR में, उनके विरुद्ध में पहले कार्रवाई करने की बात भी हो तब सारी बात समझ में आते हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि आज जब वैश्विक महामारी कोरोना के प्रबंधन में सरकार विफल हो गई, और ऐसे मौके पर जब जर्जर कानून व्यवस्था में दहशतगर्दी की जिंदगी में आम आदमी जी रहा है, सरकार इन सब से ध्यान बदलने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तत्कालीन महापौर ज्योति खंडेलवाल जी का 3 अप्रैल 2019 को जारी किया गया, जब वो लोकसभा की प्रत्याशी थी, स्टिंग, जिसमें वो खुद 2 करोड़ की लेन देन की बात करते हैं, अभी लोगों की स्मृति से ओझल हुआ नहीं है। मैं अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा, आज टूल बने हुए हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शिकार बनाने के लिए, उनको भी कहना चाहूँगा समय का चक्र घूम रहा है। वो अपने आधिकारिक क्षेत्र में कानून की दृष्टि से कानून सेवक और कानून पालक की दृष्टि से काम करें, वरना आने वाला समय उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। आज मैं समझता हूं कि खुद के सरकार के सत्तारूढ़ दल में बैठे जब विधायक ये कहे कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, तो इस सरकार के सुचिता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि निजता का अधिकार का उल्लंघन इस सरकार ने जितना किया है, और आज भी सरकार में सरकार के खुद के वरिष्ठ MLA भरत सिंह जी सह प्रमाण सह चित्र जब अपने ही वन मंत्री और खान मंत्री के बारे में भ्रष्टाचार और अवैध खनन का आरोप लगाते हैं, तो सरकार मौन रहती है। आज बड़ी संख्या के अंदर लगभग 76 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर ACB ने मामले बनाए, और उसके बाद वो मामले प्रोसिक्यूशन स्वीकृति के लिए आज 1.5 साल 2 साल से बाट जो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को गिरेबान में झांक के देखना चाहिए।
और मैं कहता हूं कि बिना परिवादी के, बिना शिकायत के और एक झूठी और कूटनीतिक वीडियो ऑडियो के आधार पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करके एक राष्ट्रवादी संगठन पर निशाना साधना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर कोई हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन